रशिया से प्रपोजल अप्रूव करा के लाओ, तो उसमें तो भाई सीधी सी बात है, जमीन देनी पड़ेगी। कह रहा मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता और मेरा मॉरल कंपस भी नहीं देता। अगर जमीन ही देनी है तो हम लड़ किस ले रहे हैं? तो ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ लग गया। कहता भाई तेरा तो हमने पोपट बना दिया। अब ट्रंप दिमाग खराब। ट्रंप कह रहा कि भाई ये, ट्रंप ने बोला कि ज़ेलेंस्की फर्जी है, इसकी सरकार फर्जी है, ये इसलिए वहां बैठा क्योंकि इलेक्शन नहीं करवा सकता। मैं तो ये कहता हूं कि यूक्रेन में डेमोक्रेसी बची नहीं। ट्रंप ने कहा मैं कहता हूं कि यूक्रेन में डेमोक्रेसी बची नहीं, ये आदमी युद्ध रोकना ही नहीं चाहता। और ज़ेलेंस्की क्या कहता? ज़ेलेंस्की का जवाब कहता हम तो चाहते हैं कि आप हमारा प्रपोजल अब स्टडी करो। तुम्हारा प्रपोजल गया तेल लेने, हम जमीनें, अब हमारा प्रपोजल स्टडी करो। अब आज है बुधवार, ये मंडे को यूरोप के लीडरों से चुपचाप मिलाया। मंगलवार को ये जॉर्जिया मेलोनी बहन जी से मिलाया। और वहां जो प्रपोजल बना उसका ये था कि भाई ऐसा है, यूक्रेन जमीन नहीं देगा, यूएस की गारंटी के लिए हमें ये चीजें चाहिए। अगर ये गारंटी यूएस देने को तैयार है तो फिर हम युद्ध विराम का सोच सकते हैं। ये प्रपोजल लेके ला ट्रंप, तुम चले जाओ पुतिन के पास और पुतिन को बोलो इस पर मोहर लगाए। ये यूरोप का कंडीशन है। तो ये बिल्कुल यूरोप के साथ खड़ा है। और फिर सवाल आया कि इलेक्शन का। ज़ेलेंस्की साहब फरमा रहे अगर यूरोप और अमेरिका मुझे गारंटी दे, मैं 3 महीने में इलेक्शन कराने को तैयार हूं। मतलब 3 महीने तो मुझे सीज फायर करा दो। किसका बाप सीज फायर करा देगा? किसकी पुतिन सुन रहा है जो सुन के 3 महीने सीज फायर? मैं आपको इलेक्शन करके दिखा दूंगा। मैं अलाम, मुझे 3 महीने चाहिए, आप मुझे सीज फायर। अब जब ये ट्रंप ने सुना तो ट्रंप का दिमाग खराब, ट्रंप तो बेकाबू हो गया। ट्रंप ने जो यूरोप इज डिकेइंग, कहता है यूरोप डिकेइंग है, यूरोप वीक है, यूरोप एक डूबता हुआ सूरज है। बिल्कुल गलत नहीं है। और कह रहा यूरोप के जो लीडर हैं, जो मैं हमेशा कहता था, दे आर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, दे आर नाइव, दे आर स्टूपिड। डेमोग्राफिक इन्वेजन और इमिग्रेशन उन्हें बर्बाद कर रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मैं आपको बता दूं यूरोप का हालत ये है, वो एक म्यूजियम बन के रह गया दुनिया का। यूरोप में और कुछ बचा नहीं है। और वहां पे पॉलिटिकल करेक्टनेस इज कॉस्टिंग यूरोप टू मच। यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूरोप टुडे? बता सकता कोई? कैन आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूरोप टुडे? यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? यूरोप की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? आहा, क्या पकड़े हो! जबरदस्त, 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 वाह वाह, गजब। इमिग्रेंट्स, वाह। यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप। यूरोप में अभी मुस्लिम पॉपुलेशन 8% के आसपास ओवरऑल पहुंच रही है। कंट्रीज लाइक स्वीडन, यूके, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड इनकी वाट काफी हद तक लग चुकी है, मोस्टली ड्यू टू मुस्लिम्स और कई जगह इमिग्रेंट्स के द्वारा। ट्रम्प कह रहा है यूरोप वीक है, यूरोप डिकेइंग है, यूरोप इज अ बेसिकली लॉस्ट फोर्स है। ये एक जमाने में हुआ करता था जब नेपोलियन हुआ करता था। आज के दिन में बेटा तुम्हारी औकात कुछ नहीं बने। यूरोप का मेरा व्यू, जो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, मेरा व्यू है ये बानुमती का पिटारा है। ये कहता तो अपने आप को यूरोपियन यूनियन, बट हर छोटी छोटी कंट्री जिसका अलग 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 इंटरेस्ट है और हर कोई दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला चाहता है। तो यूरोप में जब पहली बार गया था, आई मीन आई स्वेयर टू माई गॉड, आई स्वेयर माई ऑनर, आई थिंक इट वाज 20 years बैक, मैं काम से गया था। आई थिंक इट वाज आई थिंक 2004 की बात है, 20 साल 21 साल हो गए। आई वेंट फॉर सम वर्क टू फ्रांस एंड आई एंडेड अप इन द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ फ्रांस, दैट वाज द एडीएस 24-25 में, 4-5 में, बिगेस्ट फैक्ट्री ऑफ एडीएस। और जब मैंने देखा, आई वाज इम्प्रेस्ड विद एडीएस, आर्यन स्पेस एंड ऑल। बट जब मैंने पूरा फ्रांस घूमा, मैं स्पेन गया, तो इधर काफी जगह था, वी वर मोस्टली ड्राइविंग, मैं, मेरे साथ एक और बंदा था। तो आई टोल्ड माई वाइफ व्हेन आई केम बैक, मैंने कहा यहाँ है क्या? I could not find anything big. Yeah, they have some industries which they are doing okay. Minus that कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं अमेरिका जब बहुत साल पहले गया तो अमेरिका में मुझे वो चीज दिखी, वो इंडस्ट्री दिखी, वो चिमनीज दिखी, वो स्पार्क दिखा, वो मुझे अमेरिका जब ड्राइव करते तो तुम्हें वो अमेरिका का हिसाब किताब दिखता। पर यूरोप में एक्सेप्ट अ फ्यू इंडस्ट्रीज आई डिडंट फाइंड एनीथिंग ग्रेट। मैंने कहा यार अगर भारत तरक्की करेगा, भारत तो इनकी फट्टे खोल देगा 20 साल में। भारत विल बी मच एहेड,
जस्ट वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। 11 साल में भारत ने काया पलट कर दिया। अब यूरोप में कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बची है, कहानी वो है। और यूरोप की सबसे बड़ी समस्या है इस्लामाइजेशन। यूरोप में अभी जो बर्थ रेट है यूरोप का 1.5 है साहब। कितना है? 1.5। और जो मुसलमानों का बर्थ रेट है वो है 2.6। तो अगर मैं क्रिश्चियनों का बर्थ रेट देखूं, ओवरऑल 1.5 है, जिसमें मुसलमानों का 2.6 है, तो ओवरऑल क्रिश्चियनों का बर्थ रेट आई थिंक इट इज नॉट इवन 1। सो तभी तो अगर 2.6 मुसलमानों का है, क्रिश्चियंस ओवरऑल इज 1.5, तो ओवरऑल एक भी नहीं बचा। तो क्रिश्चियंस आर डिप्लीटिंग एट अ मच फास्टर लेवल देन इवन आई कुड थिंक ऑफ। मीडियन एज करीब 40-45 के आसपास जा रही है, 45-45, जिसे मिडिल एज मैन कहते हैं, राइट। तो दैट इज द यूथ ऑफ यूरोप। यूरोप में इनोवेशन होना खत्म हो गया। यूरोप में इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वो वाइबल रही नहीं। जर्मनी में थोड़ी बहुत है, जब तक है तब तक है। ओवरऑल यूरोप में कुछ पेरिफेरल इंडस्ट्रीज बची जिसके दम पे अब भी यूरोप चल रहा, बट ओवरऑल यूरोप इज सिंकिंग। और ये अगर ऐसे मामला चलता रहा तो 2050 में मुसलमानों की आबादी 25 से 30% तक यूरोप में हो सकती है। और जिस दिन 25 से 30% यूरोप में होगी तो उस दिन यूरोप में 4-5-6 इस्लामिक देशों का पैदा होंगे। और ये इस्लामिक देश कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्टर्न शक्तियों के साथ अपना समन्वय बिठाएंगे। तो यूरोप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सेका करा, तुम तो लाइबिलिटी हो। और ये यूरोप के लोग ज़ेलेंस्की के कंधे पे हाथ रख के कह रहे, चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ले बेटा अमेरिका से पंगे। और सबसे हैरानी की बात है, जनरल रूट नेटो का चीफ भी है डोनाल्ड ट्रंप से पंगे लेने के मूड में दिख रहा मुझे। अब सवाल तो ठीक है, जो कल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने बड़ी अच्छी बात की थी, बोले ठीक है पुतिन से लड़ना बेटा, तो ऐसा करो पैसे निकालो, हथियार लाओ और लड़ो पुतिन से। हमने रोका थोड़ी, हम नहीं लड़ेंगे, अमेरिका की लड़ाई नहीं है भैया, अमेरिका इस लड़ने में पड़ने वाले हैं, तुम्हें जाके भिड़ना, पुतिन से जाके मारो, भिड़ो, नो प्रॉब्लम, बी माय गेस्ट। ये सवाल आया तो पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने इनको एक टेस्ट डोज दिया था। कहता है ऐसा मैं हमारा अमेरिकन सपोर्ट जो यूक्रेनी वॉर को है मैं वो कम कर। अब देखिए यहाँ डेंजरस गेम शुरू हो गया। अब आप सुनिए, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द डेंजरस गेम। कहता मैं थोड़ा अपना जो हिस्सा पानी है कम कर रहा हूं, तुम्हें बेटा पैसे डालो। तो बात हुई थी यूरोप देगा $23 बिलियन मात्र। कह रहा $23 बिलियन। ट्रंप ने कहा था अगर यूक्रेन को बचाना 190 बिलियन के हथियार मुझसे खरीदो। पैसे किसी ने डाले, जनरल रूट खुश हो रहा था, पैसे आ गए, पैसे आ गए। कितने आ गए मालिक? 2 बिलियन आ गए। मैंने कहा 2 बिलियन में तो यार F-16 के 4 टायरों के स्पेयर आ जाएंगे, आगे क्या करेगा? अब वो यूरोप वाले आज मिले, कहते जी पैसे मतलब अब 23 बिलियन थे, अब 6 महीने का टाइम में करीब 6 या 8 बिलियन आए। 23 बिलियन का टारगेट था, छोटा टारगेट था। अगर ज़ेलेंस्की को खड़ा रहना है बिना अमेरिकन सपोर्ट के तो उसे करीब करीब $100 बिलियन चाहिए होगा, उससे भी ज्यादा चाहिए होगा। अब सवाल ये है कि जिस यूरोप में, जो मैं आपको हमेशा कहता था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -0.5 to 1.5 है, वो पैसे लाएगा कहां से? पैसे तो किसी के पास है नहीं लगाने को। मतलब 100-200 बिलियन फॉर देम इज बिग। एंड ये कहानी चलती रहेगी। एक बार की बात ही कि वन टाइम दे दिया जी, ये हर साल आपको इतना पैसा निकाल के देना है। वही वाली बात है, घर में नहीं खानदान है तो अम्मा चली बुलाने, तो पैसा आएगा कहां से? ये यूरोप की समस्या और बढ़ गई। तो यूरोपियन यूनियन में मीटिंग हुई तो एक अधिवेशन आया। अधिवेशन में बोलते ऐसा करो भाई, ब्रसेल्स में हूं, ये मेरे यूरोपियन यूनियन के पट्टे बैठे हैं सारे। कहते ब्रसेल्स जी आप ऐसा करो भाई साहब, जो आपने रशिया के $240 बिलियन फ्रीज कर रखे हैं रशियन एसेट्स, ऐसा करो उसमें से 90 या $100 बिलियन का लोन यूक्रेन को दो। जब यूक्रेन युद्ध जीतेगा और रशिया फिर युद्ध का खामियाजा भुगतेगा तो वो लोन ये हमें वापस करेगा। वाह, जबरदस्त, इसे कहते हैं ब्रिलियंट प्लान। अच्छा, तो बेल्जियम ने सुना, ब्रसेल्स ने सुना, बोला इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर। बोला ऐसा करो भैया कि जो इसके रिपरकशन होंगे वो कौन देखेगा? अब बेचारे बेल्जियम वाले इसलिए परेशान है क्योंकि एक बार ज़ेलेंस्की ने कहा था ओस्टनिक को यहाँ आने में 3.5 मिनट लगेंगे और तुम्हारे पास कोई शील्ड नहीं उसको रोकने का। कह रहा 3.5 मिनट में यहाँ आ जाएगी मौत। कह रहा जो इसके रिपरकशन होंगे उसका क्या होगा? अब बात हुई, कहता रिपरकशन का क्या होगा? तो नीदरलैंड कहता कोई बात नहीं, हम 250 मिलियन